हेलो बेटा। तो स्टार्ट करते हैं दैट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ डी ऑर्बिटल। नाउ आपको ये चीज़ें सिखाऊंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नॉर्मल फिलिंग नहीं होती यहाँ पे आपको देखना होता है कि लिगेंड की स्ट्रेंथ कैसी है, एंड डिपेंडिंग अपॉन लिगेंड की स्ट्रेंथ आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होते हैं। ओके, सो विल स्टार्ट कि कैसे फिलिंग करनी है। देखो बेटा, सबसे जनरल एग्जांपल लेता हूँ। सपोज हमारे पास एक डी ऑर्बिटल था, ठीक है। सबसे पहले आप टॉपिक लिख लीजिए, दैट टॉपिक रहेगी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल। और आपको दो कंडीशंस लिखनी है। पहली कंडीशन आपको लिखनी है दैट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अगर ज़्यादा है हमारे पेयरिंग एनर्जी से तो क्या होता है, तो आपको लिखना है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो क्या होता है कि जो पेयरिंग है विल बी डन फर्स्ट। ठीक, मतलब कहना क्या रहता है कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है वो पेयरिंग एनर्जी से क्या होती है, ज़्यादा। मतलब द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू बी गेट पेयर्ड इन अ डी ऑर्बिटल। मैं सपोज इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज ये डी ऑर्बिटल है हमारा, ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है। सपोज ये स्प्लिट होता है हमारा T2G और EG सेट के अंदर, ठीक। तो सपोज आपको मैंने बोला कि आप इसके अंदर मुझे 6 इलेक्ट्रॉन फिल करके दिखाइए। तो 6 इलेक्ट्रॉन आप कैसे फिल करेंगे, देखिए पहले आप सबसे लोअर एनर्जी से स्टार्ट करेंगे, 1 2। अगर हमारा जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होता है कि जो स्प्लिटिंग है, ये जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है, जो स्प्लिटिंग है बहुत ज़्यादा होती है। ये एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि दैट जो पेयरिंग एनर्जी, जो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू गेट पेयर्ड, वो कंपनसेट हो जाती है। तो पहले क्या होगा बेटा, पेयरिंग होगी। फिर पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सिंगली फील्ड नहीं होंगे, पहले क्या होगा, नीचे ही इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करेंगे। तो देखो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। अभी ऑर्बिटल कंप्लीट भर गया, तब जाके आप ऊपर वाले ऑर्बिटल को भरना स्टार्ट करेंगे। तो 6 में से 4 तो इस्तेमाल हो गए, बचे कितने, 2। तो 2 आप इस तरीके से भर देंगे, ठीक। बट इन केस ऑफ, आपको सेकेंड वाला केस जो ये लिखना है कि इफ़ CFSE इन द CFSE इज लेस एज कम्पेयर टू द पेयरिंग एनर्जी। अगर जो हमारी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो पेयरिंग एनर्जी से क्या बेटा कम है, वो जनरली होता है इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो आपको लिखना है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल बी सिंगली फील्ड एंड आफ्टर दैट इट विल बी पेयर्ड। मतलब पहले सिंगल सिंगल भरना है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है, पेयर्ड करना है, ठीक। अब आप एक तरीके से ये देखिए कि सपोज मैं एक तरीके से आपके पास ये डी ऑर्बिटल है। ये डी ऑर्बिटल में हमारे पास इस तरीके से दो सेट है हमारे पास जो स्प्लिटेड हो चुके हैं। ये मान लेता हूँ मैं EG सेट है, ये मान लेता हूँ मैं T2G सेट है। फॉर एग्जांपल ये टेट्राहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग की बात कर रहे हैं। और मैंने बोला कि अब आपको क्या, आप 6 इलेक्ट्रॉन भरिए इसके अंदर। D6 कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास, आप इसको फिल कीजिए। तो कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे डी ऑर्बिटल में, पहले लो एनर्जी मतलब T2G में भरेंगे इलेक्ट्रॉन। कैसे भरेंगे, 1 2 3। अब सिंस ये वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या होने वाला है, दैट जो CFSE है वो पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा नहीं है, और सिंस वी आर नॉट हैविंग दैट मच एनर्जी सो दैट इलेक्ट्रॉन कैन बी पेयर्ड। तो पहले हम सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो देखो पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल फिल कर दिए, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ऊपर जाएंगे, फिर वापस सिंगल सिंगल फिल कर दिए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बाकी है तो उसको यहाँ पे एक सिंगल फिल कर दोगे। सो दिस मीन्स आपको इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल करना होता है इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड एंड इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ओके, नाउ ये जो दो कंडीशन मैंने आपको बताई दैट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट। ये अगर आपको याद रहती हैं तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा। नाउ आप जब होता क्या देख लीजिए बेटा, नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ। देखिए होता क्या कि इन केस ऑफ सपोज मैंने आपको बोला कि 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे, ठीक। और मैं टेट्राहेड्रल की बात करता हूँ तो 6 इलेक्ट्रॉन वीक फील्ड में अगर आपने फिल करे तो आप देख सकते हो आपके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं बेटा, अनपेयर्ड हैं इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। तो इसका कुछ अपना मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, म्यू की वैल्यू आएगी। बट अगर आप इस D6 कॉन्फ़िगरेशन को टेट्राहेड्रल के केस के अंदर ही स्ट्रॉन्ग फील्ड का कंसिडरेशन, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो जाते हैं और सारे क्या हो जाते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं। और वो कॉम्प्लेक्स क्या होता है बेटा, हमारा डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होता है, वेयर दिस कॉम्प्लेक्स इज अ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। सो एग्जाम में ये गलती बहुत होती है अगर आप ये इसके अकॉर्डिंग फिलिंग नहीं करते और आप सिंपली जस्ट नॉर्मल तरीके से अगर आप अनपेड इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं तो जो मैग्नेटिक मोमेंट आना चाहिए था हमारा वो नहीं आ पाता। सो दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको रियलाइजेशन होगा। नाउ विल मेक अ चार्ट एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट हाउ दैट कॉन्फ़िगरेशन इज अटेन्ड। तो हम देख रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल डी ऑर्बिटल। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल डी ऑर्बिटल इस तरीके से आप लिखेंगे यहाँ पे
यहाँ पे हम लिखेंगे वीक फील्ड लिगेंड के केस है, ये वाला हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का केस है। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। सिंपल है। सपोज मैं D1 की बात करता हूँ, D1 कॉन्फ़िगरेशन की, तो देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वीक फील्ड है, तो कैसा होगा बेटा, T2G1 और Eg0। अब आप देखिए T2G में पहला इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब T2G लोअर एनर्जी का है, और T2G लोअर एनर्जी का कब रहता है बेटा, वेरी गुड, टेट्राहेड्रल के केस में हमारा जो T2G ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है बेटा, लोअर एनर्जी का होता है ना, नॉट टेट्राहेड्रल नहीं, हमारा जो ऑक्टाहेड्रल का केस होता है। ठीक है, तो ये जो हम लोग भर रहे हैं किसके केस के कंसिडरेशन में भर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ऑक्टाहेड्रल का हम लोग ध्यान में रखते हुए कि T2G हमारा नीचे है और Eg हमारा ऊपर की तरफ है, तो ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन है तो वो T2G इसी तरीके से रहेगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, T2G1 और Eg0 ही रहने वाला है। अगर मैं D2 कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ तो ये रहेगा T2G2 और Eg0, और ये भी रहेगा T2G2 और Eg0। अगर मैं D3 की बात करता हूँ तो इट विल बी T2G3 Eg0, और यहाँ पे अगर देखें हम तो ये भी क्या रहेगा बेटा, T2G3 Eg0, बिकॉज अब नीचे तो 3 इलेक्ट्रॉन तो भर ही सकते हैं ना सिंगल पहले। अब आता है कि अब इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर हमारा वीक फील्ड लिगेंड है तो हमारा जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, जैसे जो D4 कॉन्फ़िगरेशन के जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, तो T2G3 और Eg1, अब क्यों ऊपर चले गया बेटा, पैरिंग क्यों नहीं, बिकॉज लिगेंड कैसा हमारा वीक फील्ड है, और अगर लिगेंड वीक फील्ड है तो इट इज़ नॉट हैविंग दैट मच ऑफ एनर्जी कि वो CFSE उतनी होती ही नहीं कि पैरिंग एनर्जी से ज़्यादा हो जाए और पहले पैरिंग हो। पर अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ऑब्वियसली बात है, पहले T2G4 और Eg0, पहले नीचे ही पेयरिंग होती रहेगी, जब तक नीचे नहीं भरेगा तब तक ऊपर नहीं जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में। और वीक फील्ड में ऐसा होता है कि नीचे एक इलेक्ट्रॉन भर गया तो फिर अब ऊपर की तरफ जाएगा, सिंपल चीज़ है। सपोज मैं D5 की बात करता हूँ तो D5 विल बी T2G3 Eg2, और ये रहेगा T2G5 और Eg0। D6 की बात करें तो कैसा होगा बेटा, T2G4 Eg2, है ना, और ये होगा T2G6 Eg0। अब आप देख सकते हैं कि लोअर स्टेट पूरा भर चुका है, तो अब स्ट्रॉन्ग फील्ड होकर भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जितनी पेयरिंग होनी थी हो गई, अब उसको Eg में जाना ही पड़ेगा। सो आप कंटिन्यूएशन में लिखना। D7 की बात करते हैं हमारे वीक फील्ड के केस में, तो इट विल बी T2G5 Eg2, और ये होगा हमारा T2G6 Eg1 इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिखेंगे। D8 के कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G6 Eg2, और ये होगा T2G6 Eg2। ठीक है, तो इस तरीके से। अगर सपोज D9 कॉन्फ़िगरेशन है तो इट विल बी T2G6 Eg3, और इट विल बी T2G6 Eg3। और D10 की बात करें तो इट विल बी T2G6 Eg4, दिस विल बी आल्सो T2G6 and Eg4। तो इस तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, मतलब T2G में कितने इलेक्ट्रॉन उसको यहाँ लिखते हैं, Eg में कितने इलेक्ट्रॉन उसको यहाँ लिखते हैं। ठीक, अब सेकेंड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैग्नेटिक नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। मैग्नेटिक नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आप लिखेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू, जो कि हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन होता है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2 होता है, फॉर्मूला आप लिखेंगे। जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतनी हमारी क्या होगी बेटा, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक, एग्जाम में क्या होता है, आपको उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट दे देता है और पूछता है कि बताओ कि ये जो कॉम्प्लेक्स है स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला है वीक फील्ड वाला है, तो आप उसको अकॉर्डिंगली बता सकते हो। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपको पता होना चाहिए। नाउ ये हो गया। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे दैट आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, विच इज़ आर सेकेंड लास्ट टॉपिक। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, मेटल कार्बोनिल्स, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे जल्दी से। नाउ आइसोमेरिज्म ऑफ एन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो हमारे पास दो टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं इसके अंदर। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, जिसमें हम लोग देखेंगे हमारे पास क्या क्या डिफरेंट टाइप है। एक होता है हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें हमारे पास ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे क्या बेटा, आइसोमेरिज्म इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक, और उसका सबसे पहला पार्ट जो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने आ रहे हैं, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का आप डेफिनेशन लिखेंगे, द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट बॉन्डिंग इज डिफरेंट। ओके, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट बॉन्डिंग इज डिफरेंट। इन दिस we are having total 5 kind of structural isomerism.
जो कि एक एक मतलब कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ही 5 सब पार्ट हैं, मतलब 5 टाइप हैं, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा आसान है। देखते हैं कैसे रहते हैं हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब देखिए जो सबसे पहला हमको डिस्कस करना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अगर आप देखें आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का क्या डिफरेंस है, मैं एग्जांपल लिखूंगा, आप देखना। आप एग्जांपल देखते समझ में आ जाएगा आपको। सपोज मैं एग्जांपल लिखता हूँ CONH3 और SO4, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है हमारा। और सपोज CONH3 अगर आप नोट करें तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम। बस डिफरेंस क्या है कि अगर जब आप इसको डालेंगे कहीं पे भी सॉल्वेंट में, तो फिर इसमें क्या होगा, जो आयंस मिलेंगे हमको, जो इसकी प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या बेटा SO4 नेगेटिव है। और जब आप इसको डालेंगे तो इससे आपको कौन सा आयन मिलेगा, Cl नेगेटिव। तो मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास दोनों मॉलिक्यूल जो हमारे कॉम्प्लेक्स हैं उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, बट द आयंस विच वी आर गेटिंग आफ्टर एडिंग दिस कॉम्प्लेक्स इन अ एक्वस मीडियम इज डिफरेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आप देख भी सकते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कि जो आयंस मिलते हैं हमको वो क्या होते हैं बेटा, डिफरेंट होते हैं। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। तो आप लिखेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स विच फॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन इन अ एक्वस सोल्यूशन, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट गिव्स डिफरेंट आयंस इन अ एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, बहुत सिंपल है। सेकेंड, अब देखिए क्या होता है ना कि आपको एग्जाम में आता है कि दैट कि आपको कितनी पीपीटी मिल रही है। सपोज आपको बोलता है कि सपोज आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है। देखो इसी का एग्जांपल लेता हूँ कि किस तरीके से अप्लाइड क्वेश्चन आता है। सपोज आपको बोलता है कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है PT3NH3ClBr। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स है, पर उसने आपको लिख के ही नहीं दिया कि कौन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है कौन बाहर है। उसने बोला कि जब आप इसके अंदर AgNO3 डालते हो तो आपको एक वाइट कलर की पीपीटी मिलती है। एक X कंपाउंड है, मतलब ये जो X कंपाउंड है आपको बताना वो X कंपाउंड क्या है, और यही कंपाउंड जो Y है, तो जब आप इसमें AgNO3 डालते हो तो येलो कलर की पीपीटी मिलती है। तो अब देखो जो येलो कलर की पीपीटी होती है वो किसकी होती है, AgBr की होती है। इसका मतलब क्या है कि Br बाहर रहेगा, बाकी सब क्या होंगे बेटा, अंदर होंगे। क्योंकि अगर आपको AgBr की पीपीटी फॉर्म करें तो आपके पास Br नेगेटिव होना चाहिए, और Br नेगेटिव चाहिए तो वो कहाँ होना चाहिए बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, मतलब प्राइमरी वैलेंसी होनी चाहिए। वैसे अगर आप देखें AgCl की अगर आपको पीपीटी चाहिए या AgNO3 की पीपीटी चाहिए, AgCl की पीपीटी चाहिए, वाइट पीपीटी है ना, इस वाले केस में वाइट पीपीटी, तो बाहर कौन होना चाहिए बेटा, बाहर Cl होगा, Br क्या होगा बेटा, अंदर होगा। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एप्लीकेशन पार्ट से। ठीक ना, सेकेंड टाइप जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, दैट इज अ हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म लिख सकते हैं हम। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आप लिखेंगे, इसकी जो डेफिनेशन वो लिख सकते हैं, डिफरेंट इन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और लिगेंड, डिफरेंट इन नंबर ऑफ वाटर लिगेंड H2O या फिर एक्वा लिगेंड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये लिख लिया आपने। उसके बाद एग्जांपल देख लीजिए। सपोज आपके पास ये है CrH2O6Cl3 एंड CrH2O5ClH2O। दोनों कॉम्प्लेक्सेस क्या है बेटा, देख सकते हैं आप कि पूरे के पूरे इनके एग्जैक्ट डिट्टो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। बट यहाँ पे हमारे जो सेकेंडरी वैलेंसी है इसमें 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे सिर्फ 5 वाटर के मॉलिक्यूल, एक बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 वाटर के मॉलिक्यूल इन सेकेंडरी वैलेंसी, यानी यहाँ पे 5 वाटर के मॉलिक्यूल हैं इन सेकेंडरी वैलेंसी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। बहुत सिंपल है। थर्ड है हमारे पास जो है बहुत सिंपल है, उसको लिखेंगे आप लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि आइसोमर इन विच द सेम लिगेंड इज बॉन्डेड थ्रू 2 डिफरेंट डोनर एटम्स। फॉर लिंकेज आइसोमेरिज्म एम्बिडेंटेंट लिगेंड इज नेसेसरी। अब हम देखते हैं कि एम्बिडेंटेंट लिगेंड होता क्या है। सपोज हमने एक इस्तेमाल किया Cn नेगेटिव, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या Cn नेगेटिव लिगेंड क्या एक एम्बिडेंटेंट लिगेंड होता है, ये
कार्बन के थ्रू भी डोनेट कर सकता है या फिर नाइट्रोजन के थ्रू भी डोनेट कर सकता है। मतलब एक ऐसा लिगेंड जिसमें दो डोनेटिंग साइड्स होती हैं और वो एट ए टाइम एक साइड से डोनेट कर रहा है और किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स में दूसरे साइड से डोनेट कर रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। इस लिगेंड को हम क्या बोलते हैं बेटा, एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। आप एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगाइए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एक बार सारा लेक्चर देखने के बाद देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल लेते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म का। लाइक सपोज आपके पास मैं लेता हूँ CrCN4 नेगेटिव एंड सपोज CrNC4 नेगेटिव। इसमें क्या देखो, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, बट यहाँ पे जो डोनेशन कर रहा है हमारा लिगेंड वो कार्बन के थ्रू डोनेशन कर रहा है और यहाँ पे जो डोनेशन कर रहा है वो नाइट्रोजन के थ्रू डोनेशन कर रहा है। सिंपल। तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डोनेटिंग साइड्स क्या हैं, डिफरेंट है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। नाउ फोर्थ वाला टाइप है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। आप हेडिंग डालेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसमें कुछ नहीं होता, सपोज आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है इस तरीके से CONH3 होल 6 CrC2O4 होल थ्राइस। सपोज ये आपका एक कॉम्प्लेक्स है, एन एक और आपके पास कॉम्प्लेक्स है एक और कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें यहाँ लिखता हूँ COC2O4 होल थ्राइस एंड CrNH3 होल 6। अब आप देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारा और ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारा, ठीक, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है बट डिफरेंस क्या हुआ कि पहले जो कोबाल्ट अमाइन के साथ अटैच था वो किसके साथ है बेटा, ऑक्सलेट के साथ है। जो क्रोमियम ऑक्सलेट के साथ था वो इसके साथ। मतलब कि ये जो कॉम्प्लेक्स और ये जो कॉम्प्लेक्स है आपस में क्या शो कर सकते हैं बेटा, ये आपस में शो कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो अपना क्या करता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या कर लेता है, एक्सचेंज कर लेता है। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप ये लिख सकते हैं दैट एटम एक्सचेंज द सेंट्रल मेटल एटम एक्सचेंज देयर पोजीशन इन द बोथ स्फीयर, लिगेंड एंड मेटल कैन इंटरचेंज देयर पोजीशन। मतलब कि मेटल भी चेंज हो सकता है या फिर लिगेंड भी चेंज हो सकता है। ठीक है, ये दो पॉइंट लिख लेना। एंड फिफ्थ वाला है हमारा क्या बेटा, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है बट आपको पता होना चाहिए क्या है ये फिफ्थ वाला। दिस इज द पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए मैं बताता हूँ आपको पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब होता क्या एग्जैक्टली। देखिए सपोज मैं एक कॉम्प्लेक्स देता हूँ दो, सपोज एक कॉम्प्लेक्स है मेरे पास PTNH3 होल ट्वाइस Cl2, ये कॉम्प्लेक्स है। और एक कॉम्प्लेक्स और लिख देता हूँ मैं, एक कॉम्प्लेक्स और लिख देता हूँ, सपोज आपके पास है PTNH3 होल 4 और साथ में है PTCl4। तो आप देखिए यहाँ पे बेटा, यहाँ पे प्लेटिनम कितना बेटा, यहाँ पे एक प्लेटिनम है, यहाँ पे कितना अमोनिया है, दो अमोनिया है, कितने क्लोरीन है, दो क्लोरीन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी सेम रिफ्लेक्शन होता है, बस क्या होता है इसका पॉलीमर, मतलब कि इसके एन टाइम्स में ये रिपीट होंगे। कैसे, देखो प्लेटिनम कितने हैं, दो, अमाइन कितने हैं, 4, और क्लोरीन कितने हैं, 4। तो इसका अगर आप सिंपल रेशियो निकालो तो कितना है बड़ा, 1:2:2। देखो यहाँ पे भी जो सारे मॉलिक्यूल्स या फिर लिगेंड या एटम है वो 1:2:2 के रेशियो में, यहाँ पे भी यही है। बस क्या हुआ कि ये इसके कितने टाइम्स हैं, 2 टाइम्स है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। आपको डेफिनेशन लिखनी तो लिख लीजिए कि आइसोमर हुज स्टीरियोकेमिस्ट्री या स्टीरियोमेट्री composition is same but having different molecular formula, and molecular formula of one isomer is integral multiple of the molecular formula of other isomer। ये दो पॉइंट आपको लिखने हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे दैट आवर स्टीरियो आइसोमेरिज्म विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज एग्जाम में आता है कि बताओ ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचता है हमारा, कौन सा बेटा, उसके बाद छोटा टॉपिक बचा है मेटल कार्बोनेट, एंड आफ्टर दैट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विल बी ओवर। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय कृष्ण।